नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस बाय यशपाल चौधरी में। तो मैं यशपाल चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम अपना पहला अध्याय भोजन एवं मानव स्वास्थ्य पढ़ेंगे। तो मतलब ये इन दोनों को साथ में कैसे रखा गया है, भोजन और मानव स्वास्थ्य। अगर हम भोजन अच्छा करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और भोजन अच्छा नहीं करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इसलिए इन दोनों को साथ में रखा गया है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले संतुलित भोजन की परिभाषा, यानी संतुलित भोजन आता है। संतुलित भोजन किसे कहते हैं, एक नंबर में ऐसी परिभाषा आ जाती है। तो देखिए दोस्तों, संतुलित भोजन की परिभाषा देखिए, ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित हो। सभी आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं ये देख लीजिए आप एक बार। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल, 6 तत्व हैं जो भोजन के लिए आवश्यक होते हैं। और अगर इन 6 तत्व यानी भोजन में अगर ये सभी 6 तत्व उपस्थित हैं तो आपका भोजन संतुलित है। तो भोजन, अगर संतुलित भोजन की परिभाषा एक नंबर में आपसे पूछ ली जाए तो आप ऐसी परिभाषा देंगे, यानी ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो। और बाद में पोषक तत्व भी बताने हैं, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल, यानी 6। इसके बाद में अगर हम संतुलित भोजन नहीं करेंगे तो हम कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। अब कुपोषण एक नया आया है वर्ड। कुपोषण की परिभाषा देख लीजिए, लंबे समय तक जब भोजन यानी पोषण में एक या एक से अधिक तत्वों की कमी हो, यानी कि इन 6 में से कोई एक या फिर एक से ज़्यादा पोषक तत्व नहीं हो, तो वह कुपोषण कहलाता है। अब कुपोषण कितने प्रकार का होता है ये देख लीजिए दोस्तों। भोजन में विटामिन की भी कमी हो सकती है, भोजन में जल की भी कमी हो सकती है, भोजन में खनिज लवण की भी कमी हो सकती है, भोजन में प्रोटीन की भी कमी हो सकती है। उसी आधार पर इनको बांटा गया है। सबसे पहले विटामिन कुपोषण, यानी विटामिन के आधार पर कुपोषण। अगर भोजन में विटामिन नहीं है तो कुपोषण किस प्रकार से होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं एक सारणी में दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देख लीजिए दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B2, B3 और विटामिन सी, विटामिन डी। अब देखिए दोस्तों, इनके नाम एक नंबर में शॉर्ट में आपसे नाम पूछ सकता है। विटामिन B12 का नाम थायमीन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल। तो आपको सभी ये विटामिन याद होने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, विटामिन ए की कमी से रेतौंधी होता है। रेतौंधी यानी सबसे पहले दिखना बंद हो जाता है। विटामिन बी से बेरीबेरी, विटामिन B2 से राइबोफ्लेविनोक्सिस, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन B3 से पेलेग्रा, विटामिन डी से रिकेट्स। अब ये दोस्तों देखिए, रेतौंधी में क्या होता है। रेतौंधी में रात को दिखाई नहीं देता है। बेरीबेरी में विटामिन बी की कमी से हो जाता है, B12 की कमी से बेरीबेरी, यानी हृदय की धड़कन कम हो जाती है, तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविनोसिस, यानी मुख के किनारे यानी अपने जो होंठ हैं वो फटने शुरू हो जाते हैं और स्मृति में कमी आ जाती है। देखिए, यानी याद नहीं रहता है। और फिर विटामिन B3 से क्या होता है, पेलेग्रा से क्या होता है, जीभ और त्वचा। जीभ यानी अपने जीभ और चमड़ी पर पपड़ियाँ बननी स्टार्ट हो जाती है। विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है।
इस स्कर्वी रोग में क्या क्या लक्षण होते हैं? मसूड़ों से खून आने लग जाता है, त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं। विटामिन डी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, घुटने पास पास आ जाते हैं। ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। यानी विटामिन का कुपोषण जब होता है तो ये रोग दिखाई देने लग जाते हैं। इसके बाद आता है प्रोटीन की कमी से, यानी प्रोटीन का कुपोषण। अब प्रोटीन सभी के लिए आवश्यक है। संतुलित भोजन में तो प्रोटीन होना ही चाहिए। तो अब देखिए दोस्तों, ये ज़्यादा किन किन के लिए आवश्यक है? ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है, गर्भवती महिलाएं, किशोर अवस्था के जो भी किशोर और किशोरियाँ, लड़के और लड़कियाँ। तो देखिए, सबसे पहले प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो पहला है क्वासिक्योर। कौन सा? क्वासिक्योर। ये प्रोटीन की कमी से होता है। इसके लक्षण क्या क्या है? पेट फूलना, भूख कम लगना, चिड़चिड़ा हो जाता है आदमी। आगे देखिए दोस्तों, दूसरा रोग होता है मेरेस्मस। वो भी प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से इसमें प्रोटीन और साथ में ऊर्जा की कमी हो जाती है ना, तो ये मेरेस्मस रोग हो जाता है। इससे शरीर दुर्बल हो जाता है, यानी पतला हो जाता है। आंखें व्यक्ति के अंदर धंस जाती है, अंदर की ओर घुस जाती है, मुख के अंदर, जो भी जब अपना थोबड़ा होता है उसके अंदर। आगे आता है खनिज कुपोषण, यानी जो भी खनिज लवण है उसकी अगर कमी हो जाए तो कुपोषण वो भी एक धारण कर लेता है। तो देखिए, आयोडीन की कमी, यानी खनिज लवण में बहुत सारे आते हैं खनिज। देखिए, ये देखिए खनिज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, लौह तत्व, आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, गलगन रोग, यानी यहाँ से गला फूल जाता है, जो कि थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। और इसके बाद में आता है लौह तत्व, जिससे हमारा हीमोग्लोबिन बना हुआ है। और अगर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है तो इससे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जो है वो प्रभावित होती है। सोडियम और पोटेशियम दोनों देखिए दोस्तों, अपने तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं दोनों ही। आप इतना लिख देंगे तंत्रिका तंत्र तो भी आपका सही हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र, ये भी देखिए तंत्रिका आवेग। और जितने भी अपने शारीरिक प्रक्रियाएं हैं उनके लिए विद्युत अपघटन का काम करता है। तो फिर कैल्शियम की कमी आती है। कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक होता है से, यानी इसमें किस में उपस्थित होता है तो ये आपको याद रखना है। सोडियम मांस, मछली, अंडे, दूध में। पोटेशियम सभी पदार्थों में। कैल्शियम दूध और अंडे में, हरी सब्जियां में। फॉस्फोरस भी दूध में। और लौह तत्व हरी सब्जियों में, गाजर में, गुड़ में। आयोडीन इसलिए कहते हैं गुड़ खाने से रक्त बढ़ता है, तो क्योंकि ये लौह तत्व गुड़ में उपस्थित होता है। यानी आप मेन चीज़ 3 याद रख लेना: मांस, मछली, अंडा, दूध। तो इनमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। अब अगला आता है दोस्तों जल। अब जल देखिए दोस्तों, जल एकमात्र ऐसा विलायक है जो तीनों अवस्थाओं में उपस्थित होता है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस में तो बर्फ, द्रव होता है जल, और फिर गैस यानी जलवायु, जल वाष्प सॉरी। पीने योग्य जल। अब पीने योग्य जल कैसा होना चाहिए? जिसमें सूक्ष्म जीव नहीं हो, ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में घुली हुई हो, जिसकी पीएच बराबर हो, ताकि दांतों को शरण नहीं हो। और देखिए, शरीर की समस्त क्रियाएं, जो भी क्रियाएं हैं वो एक्वेटिक मीडियम यानी जलीय माध्यम में संपन्न होती है। तो जल कितना ग्रहण करना चाहिए अपने को? रोजाना 8 से 10 गिलास, यानी कि 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। इससे क्या क्या फ़ायदा होते हैं? तो देखिए दोस्तों, फ़ायदे क्या होते हैं? जल से शरीर रोग मुक्त रहता है, थकान नहीं आती है,
रेशों की पर्याप्त मात्रा बनती है और फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बीमारियां नहीं होती है, ज़्यादा पानी पीने से चर्बी खत्म होती है। और जब दूषित जल हो जाता है, जल दूषित हो जाता है तो उसको हम पी लेते हैं, फिर बाद में क्या क्या होती है बीमारियां, देखिए आप बीमारियों को, हैजा, पेचिस, फ्लू, टाइफाइड, पीलिया। अब दोस्तों देखिए, राजस्थान में एक नया रोग आया था पहले, उसको नारू रोग या बाला रोग बोलते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन 100% बनना है यहाँ से छोटा, यानी नारू रोग का रोगजनक क्या है? तो ड्रैकनकुलस मेंडिनेसिस। वो क्या है? एक कृमि, वो अपने अंडे जल में देता है। किस में देता है? जल में। वो अपने अंडे जल में देता है और फिर जल का उस जल को आदमी पी लेता है, जो भी मनुष्य पी लेता है वो नारू रोग से प्रभावित हो जाता है। इस प्रकार ये संक्रमित होता रहता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।